आज हम आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद बचपन से पढ़ते आए हैं, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमने वीडियो नहीं बनाया था। पिछले टर्म पे कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा हमने कम पढ़ाया था। वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने डिस्कस किया था, जो बच्चे आए थे। फिलहाल उसको मैं फिर रिपीट कर दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एनर्जी है क्या। देखिए, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैटर को जहां तक एडवांस स्टेज में लोगों ने स्वीकार किया है, आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद, और बहुत सीरियसली ये स्वीकार किया गया है कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। मास एनर्जी के रूप में, एनर्जी मास के रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। यानी कि जो भी फैक्ट है, ये फैक्ट ऑफ नेचर, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वन इज मास एंड अदर इज एनर्जी। एनर्जी के कई रूप होते हैं, अभी तक आपने पढ़ाई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी फर्दर डिवाइड है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी, आप केमिकल एनर्जी, बहुत सारे रूप आप एनर्जी के देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अब जो बहुत ही एडवांस स्टेज में, जो इस साल जिनको नोबेल प्राइज मिला है ब्लैक होल से रिलेटेड वर्क पे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस की स्टडी करें, आपका नॉलेज और इंटरेस्ट बना रहे, तो एक जनरल आइडिया साइंस का, फिजिक्स का होना चाहिए। इसलिए मैं इस टाइप की बातें भी बीच बीच में डिस्कस करना पसंद करता हूँ। कूक मंडूक टाइप के स्टूडेंट बनना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो 40 इयर्स बैक में जो काम किया था, उस पर नोबेल प्राइज इस साल मिला है। रोजर पेनरोज, नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने कॉन्शसनेस, जिसको हम लोग चेतना बोलते हैं, चेतन हमारा होता है, चेतना के स्वरूप से ही पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं या हम एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि चेतन जो हमारा, चेतना जो होती है, कॉन्शसनेस होती है, उसी से शुरुआत में, चूँकि सबसे पहले ब्लैक होल्स में क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, ब्लैक होल था। ब्लैक होल पहले जनरेट हुआ, उसके बाद ये मैटर और एनर्जी का रूप सामने निकल के आया है। ये व्यवस्थाएं हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉडीज़ बन गई हैं। स्टार्स के रूप में आप पहचानते हैं, स्टार मीन सन, और उसके अराउंड उसकी पूरी फैमिली होती है। आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, फैमिली प्लैनेट्स के रूप में होती है, और हर प्लैनेट के अराउंड उनके सैटेलाइट्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पूरे यूनिवर्स की व्यवस्था चलती है। जब हम नॉर्मल लेवल पे, अपने कंपेरेबल लेवल पे जब बात करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी को हम अलग रूप में पढ़ते रहे। एनर्जी होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ये आप डेफिनेशन पढ़ते रहे। और वर्क को एनर्जी में, जो भी वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी आपने पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी बताई थी। और एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। जो कुछ होता है
यहाँ परिवर्तन होता रहता है। एनर्जी के डिफरेंट जो रूप होते हैं उसमें उनका कन्वर्जन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदलती रहती है। आपने सब ने शायद ये बातें सब पढ़ी हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही कंजर्वेशन ऑफ एक तरीके से एनर्जी है। अब एनर्जी को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या पढ़ें, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं, इसको डिस्कस करें। तो सिलेबस के अनुसार जो दिया हुआ है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो बुक में दिया हुआ है, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, वो बताना ज़रूरी है। उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है। हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़े ही हैं। अब बुक के हिसाब से मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। एनर्जी इज ए क्वांटिटी विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस। द टोटल एनर्जी that is sum of all energy present in all different forms remains the same. This is known as principle of conservation of energy. हमने बुक के हिसाब से रीड करके इसलिए आपको सुनाया है कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बुक का सहारा लेना होता है, ताकि आप उसके सेंटेंस को पढ़ें और आपको समझ में आता चला जाए। इसलिए इसकी हम बुक रीडिंग, चूँकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए हमने पॉलिसी चेंज करी है और बुक से जो लिखा हुआ है, ताकि आपको स्वयं पढ़ने में दिक्कत ना हो सेल्फ स्टडी में, इसलिए मैंने पढ़ के सुनाया। फिर हम लोगों ने पिछले टर्म पे वर्क के बारे में भी जाना था, क्योंकि वर्क का सीधा संबंध एनर्जी से, बिना एनर्जी के कोई वर्क नहीं हो सकता। जो उसकी क्षमता होती है या उसकी दक्षता होती है वर्क करने की, कार्य करने की, उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को हम आसानी के साथ रियलाइज कर सकते हैं। तो वर्क को बहुत बेसिक में हम नहीं जाएंगे, एक छोटे से पार्ट में। अब चूंकि एक बात आपको याद दिला दें आपके मेंटल सेटअप के लिए, आपने अभी तक 12th तक स्टडी किया है और अब आप बीएससी पार्ट 1 या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, और इसको हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, हायर स्टडीज। तो आप बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करने की आदत डाल लीजिए। अभी शुरुआत है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और आपका महीन से महीन तरीके से उसको सोचना समझना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अब जब हम छोटा सा इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dr जब करते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होता है dw इक्वल टू फोर्स डॉट dr। अब बहुत पीछे तो नहीं जाएंगे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम टोटल वर्क डन की बात करते हैं तो तरीका मैथमेटिकल यही लगाया जाता है कि हम इसको इंटीग्रेट करें। अब यही होता है F डॉट dr। हो सकता है कि आप 0 से r तक जा रहे हो, लिमिट्स पे डिपेंड करता है, लिमिट्स आपकी r1 टू r2 भी हो सकती है। इस तरीके से आप वर्क को डिफाइन करते हैं। अब बुक के नोटेशन के हिसाब से जो बुक में दिया है, तो उन्होंने एक फिगर बनाया है, एक A पॉइंट लिया है, B पॉइंट लिया है। पिछले टर्म में हमने हाईलाइट किया था कि कम से कम किसी भी ट्रैवल को, किसी भी जर्नी को, किसी भी मोशन को दिखाने के लिए एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट लेना होता है। तो हमने यहाँ पे A पॉइंट ले लिया है और B पॉइंट ले लिया है। अब उसका जो पाथ ऑफ ट्रेवल है वो कोई भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। इन्होंने दो पाथ बनाए हैं, तो दो पाथ में हमने दोनों बना दिए। ये हमारा A-P-B पाथ हो गया, ये A-Q-B पाथ हो गया। मैंने यहीं पे मतलब बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये उसका जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन शो करता है। इसी में हमने एक छोटा सा इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dr लिया हुआ है, यहाँ पे हम दिखा नहीं पा रहे हैं। और इस पर लगने वाला फोर्स की एक डायरेक्शन हमने दिखा दी कि सपोज करते हैं कि उस समय यहाँ पर फोर्स
लग रहा था। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी और फोर्स की डायरेक्शन थी, उसके बीच में जो एंगल लग रहा था, एंगल बन रहा था, वो थीटा था। तो F डॉट डी आर जब लिखते हो तो F डी आर कॉस थीटा भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि F के बजाय उसका कंपोनेंट जो उस डायरेक्शन में पड़ता है वो F कॉस थीटा होता है। F कॉस थीटा का डी आर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये नेट जो वर्क डन है वो डिफाइन किया जा सकता है। बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है सबको? मतलब हो सकता है सेंटेंसेस बड़े तेजी से निकल जा रहे हैं और आप रिसीव न कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये दिखा देते हैं, A to B भी लिख सकते हो इसको, माने F cos थीटा डी आर भी लिख सकते हो और A to B दिखा सकते हो, ये W होगा। एक तरीका हमने कहा था कि R1 to R2 भी लिखा जा सकता है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। इसी को F cos थीटा डी आर को वर्ड्स में लिखा है इन्होंने, एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, चाहे इस रूप का हो चाहे इस रूप का, सेंटेंस में लिखा हुआ है अलोंग द सेम सम पाथ जैसे ए बी भी हमने कह दिया है, ये इन्होंने लिखा है। कॉल्ड ए बी इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल, माने इसी को, चूंकि ये डी आर है तो इसको लाइन इंटीग्रल बोल देंगे। अगर सरफेस एरिया के साथ इंटीग्रल हो तो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल। कभी कभी इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन में भी होता है, डीवी लिखा होता है तो वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाता है। जब भी एक डायमेंशन ली जाती है तो उसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम करेंगे तो कहीं लिखा हुआ और आप कंफ्यूज हो गए, कहीं सर ने तो हमें इस टाइप की बात नहीं बताई, इसलिए मैंने इसको बोलना जरूरी समझा। एक और फॉर्मूला दिया गया है, चूंकि प्रॉब्लम्स आपको करनी पड़ेगी। एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि वेक्टर F को हम 3 कंपोनेंट्स में fx_i प्लस fy_j प्लस fz लिख के भी बता सकते हैं। एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से dr को आप लिख सकते हो dxi प्लस dyj प्लस dz। कोई वर्क निकालने का तरीका है। अगर इस रूप में कोई प्रॉब्लम दी गई है तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसमें f की जगह पे लिखोगे fxi प्लस fyj प्लस fzk और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब इसका जब आप वो करोगे तो आप डॉट प्रोडक्ट, क्या मुझे वेक्टर तो नहीं पढ़ाने? i डॉट i क्या होता है? 1, यानी i स्क्वायर। j डॉट j क्या होता है? इसी तरीके से k डॉट k 1 होता है। i डॉट j 0, j डॉट k भी 0, k डॉट i भी 0। जबकि ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है, उसमें i क्रॉस i क्या होता है? 0 होता है। i क्रॉस j क्या होता है? j कैप। माने ये साइकिल बनाते हो i कैप, j कैप और k कैप। i क्रॉस j इक्वल टू j क्रॉस k इक्वल टू i। लेकिन अगर उल्टा चलते हो, k क्रॉस i लिखोगे माइनस j कैप हो जाएगा। नहीं, k क्रॉस i क्रॉस k लिखोगे तो माइनस j। आप यूं चलोगे, k क्रॉस j माइनस i। शायद जो नहीं जानता है इतने सारे में समझ ले, और इसके आधार पर ये जो वर्क डन होगा वो सिंपली हो जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। यही तो निकलेगा। तो इस टाइप से भी आप वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और चीज इन्होंने दे दी है जो कि सिलेबस में सीधे सीधे नहीं लिखी है, पावर जो होती है, पावर, ये dw बोल dt होती है। इसको भी आप निकाल सकते हो। अगर आपने dw जो अगर वो निकालना है तो इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो पावर निकाली जा सकती है। इसके अलावा अगर हम f डॉट dr by dt को करेंगे, पावर को आप लिखोगे, कोई हो सकता है सम में छोटे छोटे पूछ दिए dw by dt। जब f डॉट dr लिखते हो by dt लिखोगे तो dr by dt को v भी कह सकते हो। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी
पावर होता है। एक छोटा सा ये फॉर्मूला अपनी समरी में ध्यान रखो। अब ये तो वर्क एनर्जी से जो संबंधित बेसिक थे उनको हमने आपके सामने रखा। अब वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसको भी हम 2-3 मिनट में बताए दे रहे हैं। पिछले टर्म पे हमने ठीक से समझा दिया था, अब उतना ठीक से तो नहीं बताऊंगा लेकिन बताऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसमें शॉर्ट में जरूर पूछी जाती थी। वर्क एनर्जी कोई बताएगा? हमने जो पिछले टर्म पे जो रहा है क्या बताया था हमने? कोई बताएगा? पिछले टर्म पे आप थे? कोई आप थे बेटा? पिछले टर्म पे आप आए थे? बताइए क्या वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम याद है जो मैंने बताई थी? क्यों याद नहीं है? तुमको याद है? आपको याद है? बताइए। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो उसके वर्क के फॉर्म में वर्क होता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो अगर वो डिस्प्लेस होती है तो वर्क होता है। जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है? और वर्क का फॉर्मूला आप भी जानते होंगे आप, W इक्वल टू एफ डॉट dr। निकाली कैसे थी? फोर्स को भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार फिर दिमाग में, हमने बहुत सारी बातें बता दी, कंफ्यूज ना हो आप। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिकल बॉडी आपको कंसीडर करनी होगी, आपको दिखाई भी देती है। बॉडी का अपना मास होता है और अगर उस पर फोर्स लगता है तो उसकी स्टेट बदलती है, अवस्था परिवर्तन होता है उसका। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आप जानते हो। जो चेंज ऑफ स्टेट है वो मोमेंटम के चेंज से डिफाइन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो dp/dt से कहा जाता है और वही अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। जब हम p को mv लिखते हैं तो m कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आता है, m dp/dt हो जाता है। इसी से आप ma लिख देते हो, फोर्स इक्वल टू ma हो जाता है। ये तो आपने सबने पढ़ा है। तो यहां पे हम f को m dv/dt लिख देते हैं। अब कुछ मैनिपुलेशन हम ये करते हैं कि dt के साथ इसको हम यूं लिख देते हैं m dv इंटू dr/dt। और dr/dt क्या होगी? सभी लोग जानते होंगे, वेलोसिटी होती है। क्या होती है? तो ये क्या हो जाता है? mv dv विद इन इंटीग्रेशन। अब कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस होके ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गई। पहले वेलोसिटी v1 थी, अब वेलोसिटी v2 है। तो हम लिमिट्स जो है जब dr लगा था तब r1 to r2 भले ही लिखे, लेकिन जब आपका वेलोसिटी में हो गया इंटीग्रेशन तो उसकी वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट की जाएगी v1 to v2। देखिए हमने सिंपली वर्क डन की परिभाषा के हिसाब से हमने लिखा। बस हमने क्या किया, जो फोर्स था m dv/dt लिख दिया। रीअरेंज करने के बाद हमें ये m v dv मिल गया। अब m को हम बाहर करें, v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2, v1 to v2 लगाएंगे तो अब इसी से आ गया हाफ m, 2 को बाहर कर दिया, m के साथ कर दिया v2² माइनस v1²। यही m v2² हो जाएगी k2 इक्वल टू हाफ m v2²। और यहाँ पर जो एनर्जी है k1 वो हाफ m v1²। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? k2 माइनस k1 लिखा हुआ है या डेल्टा k। तो जो वर्क डन है
वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें सॉल्व करके दिखाई गई है। पिछले टर्म पे भी मैंने बता दिया था, मैंने फिर रिपीट कर दिया है। तो हाफ mv² इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और इन्होंने फाइनली जो वर्ड्स में लिखा है W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली लिखा द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल। वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। भले ही आप कर रहे हो, लेकिन आपने फोर्स को यूज किया वर्क करने के लिए। तो वर्क डन बाय ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है, कोई डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसलिए कि आपका पहले से पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, उनको इकट्ठा करना होता है। नॉलेज को इकट्ठा करना है, आपको दोबारा याद में लाना होता है। और अब चूंकि सिलेबस के हिसाब से जो बुक में दिया गया है एक फ्रेम में, उसके हिसाब से समराइज करना होगा। अब हम लोग चलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी शायद पिछले टर्म पे बता दी थी। पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग किस चीज से डिनोट करते हो? पोटेंशियल एनर्जी को आप डिनोट करते हो U से, है ना? तो ये U2 माइनस U1 जो होता है, अपने आप पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं हम। ये F डॉट dr माइनस साइन 1, इसी को आप डेल्टा U भी कह सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। आपको मैं याद थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में। आप वहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफाइन किए होंगे कि जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं या जाती है, तो इस बीच में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होता है या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम केवल काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है। भाई इस बीच में अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, सिंपल सी बात है। ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। और पोटेंशियल को जब डिफाइन करते थे तो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट का, तो आप कहते थे अनंत से उस बिंदु तक लाने में, ब्रिंगिंग ए पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यही तो आप कहते थे। अगर आप इंफिनिटी की बात नहीं करेंगे तो दोनों पॉइंट की बात करेंगे, तो वो चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो डिफरेंस हम बाद में कर देंगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट डिफाइन करने में लगता है। ये हमारा बताने का मतलब है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिखा। उसके अलावा ये एक डेफिनेशन यू आर भी डिफाइन किया है फॉर्मुलेशन में, माइनस इंफिनिटी, माइनस के साथ इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आर का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, एफ डॉट डी। ये बेसिक डेफिनेशन है। वर्ड्स में भी लिखा होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by an applied force in moving the particle from infinity to that point। यानी अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो फोर्स के द्वारा वर्क होता है, वही उस बिंदु की स्थिति, इस बिंदु पे उस पार्टिकल की स्थिति ऊर्जा होती है। हिंदी में आप समझ सकते हो। इसके अलावा भी मैंने कुछ बातें बताई थी पिछले टर्म पे, एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए। बस वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैं दोबारा इसको पढ़ाना पड़ रहा है। उस दिन मूड नहीं था वीडियो बनाने का। तो वो जो U होता है, इसको आप जब आपने W ले लिया है, आप U भी लिख सकते हो, माइनस R F डॉट डी। ये आपने पढ़ा होगा।
एक ये क्वेश्चन ध्यान दें। और एफ डॉट डी आर को सॉल्व करने के बाद तरीके हैं, एफ और डी आर किस रूप में दिए हुए हैं। अगर कंपोनेंट फॉर्म में है वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड होगा, यही तो होगा। उसके अलावा इसी यू आर को अगर वही वाले पुराने वाले क्या मैं दोबारा लिखूं या डायरेक्टली लिख दूं, यू आर इक्वल टू हो जाता है माइनस, अलग अलग इन हिस्सों में लिख दूं, बुक में लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स को अलग लिख दिया, माइनस एफ वाई डी वाई अलग लिख दिया है, माइनस एफ जेड डी जेड अलग, ठीक है। या इकट्ठा लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे यू आर इक्वल टू माइनस, इकट्ठा कॉमन निकालोगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। क्योंकि तीनों ही इंडिपेंडेंट अलग अलग है कंपोनेंट, इसलिए हमने तीनों को अलग अलग यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। पार्शियल का मतलब होता है जैसे डी अपॉन डी एक्स लिखते हो उसके बजाय डेवर अपॉन डेवर एक्स लिखते हैं। देखिए मैं बताऊं, एफ एक्स जो है माइनस जी यू अपॉन डी एक्स लिखने के बजाय डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, जब एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं कंपोनेंट तब पार्शियल वर्ड यूज किया जाता है कि जब x की बात करोगे तो x की इंडिपेंडेंट बात करोगे, y की बात करोगे तो y की इंडिपेंडेंट बात करोगे, और z की बात करोगे तो इंडिपेंडेंट बात करोगे। तो तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। एफ एक्स मैंने उल्टा लिख रहे हो, ये इंटीग्रेशन हमसे हटेगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ये तीन हिस्सों में बटेगा। ये भी x के लिए एफ एक्स हो जाएगा माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, इसी तरीके से एफ वाई माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई। ये सब तुम्हारे जानने के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए। आपके लेवल पे ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नोट करके रखनी होंगी। हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन इसी रूप में हो, है ना। इसी तरीके से एफ जेड माइनस डेवर यू अपॉन डेवर जेड, ये सब चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम इकट्ठा करेंगे टोटल में, टोटलिटी में फोर्स को, तब आप इसको ऐसे लिखेंगे F इक्वल टू, अब तीनों को इकट्ठा करोगे ना, ये एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स की जगह पे माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। चूंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है, हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, स्केलर क्वांटिटी है, आई कैप से मल्टीप्लाई माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वाई जे कैप माइनस डेवर यू अपॉन डेवर जेड के कैप, और इसी को आप माइनस बाहर निकालेंगे तो आप डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर आई कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर यू अपॉन डेवर जेड के कैप, इस तरीके से, ठीक है। मैंने पिछले टर्म में एक और चीज आपको बताई थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। ये मिटा दूं क्या, ये आप समझ चुके हैं। हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हालांकि पढ़ाया जाएगा, अगर पढ़ाया नहीं गया है, एक डेल होता है, डेल बोलते हैं हम लोग, डेल, और बनाते हैं हम उल्टा ट्राइंगल। ट्राइंगल को आप जो बेस है वो नीचे बनाते हैं, यहाँ वर्टेक्स बनाते हैं, उसका नॉक बनाते हैं, कोना बनाते हैं, और जो बेस जो हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ ऊपर रखते हो तो ये हो जाता है डेल। उस डेल का ये वेक्टर क्वांटिटी है डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप, ये खाली जगह यहाँ कुछ नहीं बना हुआ, जे कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के कैप। अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा, अगर हम u को कॉमन बाहर निकाल दें तो ये क्या लिखा हुआ है, डेल, तो ये हो गया माइनस डेल। F को जो फोर्स है माइनस डेल, और इसको शब्दों में हम बोलते हैं, जब हम डेल के बीच में कोई साइन नहीं लगाते हैं
तब इसको ग्रेड भी बोलते हैं, माइनस ग्रेड यू भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको GRAD ग्रेड यू भी बोलते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन आपने 11th-12th में नहीं किया। फोर्स, ये हेडिंग पड़ा हुआ है आपके बुक में, फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आप सीखते चले जाइए। और इसका मतलब जो हमने अभी बताया, F इक्वल टू माइनस डेल V। अब ये समझ लीजिए कि अब छोटे पे आप साधारण मातृभाषा बोलते हैं, स्कूल में जाके ये भी सीखते हो, वो भी सीखते हो, वो भी सीखते हो। अब इसी तरीके से जैसे जैसे आप हायर क्लास में जा रहे हो, थोड़े से एडवांस लैंग्वेज में व्यक्त करना सीख रहे हैं। आप सिंपली फोर्स पढ़ा, अब ग्रेडियंट के रूप में भी फोर्स को आप पढ़ेंगे। इसका ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स का रिप्रेजेंटेशन माइनस डेल यू में किया जाता है और डेल का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। उसको हमने आपको सामने लिखा हुआ। तो ये आपको जानना है, अगर कहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने एक चीज़ और बताई थी, और भी चीज़ एक्स्ट्रा बताई थी शायद पिछले टर्म में, एक डेल डॉट यू भी, डेल डॉट कोई वेक्टर हम ले लेते हैं, या कोई स्केलर फाई है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। फाई हमने स्केलर ली, ये जैसे यू था ये स्केलर था, मतलब डेल फाई लिखा है तो आप इसको क्या बोलोगे, जैसे ग्रेड यू बोलते ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ग्रेड फाई। अगर आपने डेल डॉट ए लिखा होता है, इसको हमने, कोई याद है किसी को पिछले टर्म का, डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस ए। इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंस ए। वेक्टर का डाइवर्जेंस इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल वही है जो हमने पिछले बताया, ये एक वेक्टर हो गया। अब वेक्टर के रूप में आपका फोर्स हो सकता है, डेल डॉट एफ हो सकता है, ठीक है। एक और चीज आपको पढ़नी होगी, डेल क्रॉस यू। इसको क्या बोला था हमने, कर्ल, यू नहीं बल्कि एफ, ए बोल रहे हैं, कर्ल। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है डेल, ठीक है। इसका बहुत इस्तेमाल होगा आपका मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी आगे चलते, इसलिए हमने इसको बताना जरूरी समझा। तो जब भी हमने बताया था आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसकी कंडीशन, जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है, डेल क्रॉस यू इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू। क्योंकि फोर्स का हमें बताना है नेचर कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो डेल क्रॉस एफ निकाल के देखिए। डेल क्रॉस एफ अगर जीरो निकल के आता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर जीरो निकल के नहीं आता है तो नॉन कंजर्वेटिव है। ये हमने पिछले टर्म पे बता दिया, ठीक है। फोर्स, वर्क, एनर्जी सब आपस में जुड़ी जुड़ी चीजें हैं। फोर्स ही वो कारण है जो अवस्था परिवर्तन करता है, और अवस्था जब परिवर्तन होता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है और स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another point by force. There is a work done. Work done equal to change in kinetic energy. This is work energy theorem. ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद एक ये थ्योरम दी है, प्रूव दैट कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सब आप कर ही लेंगे।
लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, तो उसमें भी आप जब दो टाइप की स्थितियाँ होती हैं, अगर किसी पॉइंट 1 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है और पोटेंशियल एनर्जी U1 है, और दूसरे पॉइंट पर जब पहुंचता है उसकी काइनेटिक एनर्जी K2 होती है और पोटेंशियल एनर्जी U2 होती है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप यही कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। ये इसमें इन्होंने दिखाया। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, कुछ एक्सरसाइज भी लगाते रहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने बता ही दिया है, और जो वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम्स में हैं उनके नाम बताता हूँ। क्योंकि टाइम कम बचा है, मैं समराइज करके आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल करूँगा, लेकिन नाम बताए दे रहा हूँ क्योंकि आपका पढ़ा हुआ। जो कंजर्वेटिव वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम्स हैं जो आपकी बुक में दिया हुए हैं, उनके पहले नाम में लिखता हूँ। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम्स कौन कौन से हैं, सब पढ़े हुए हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें आप क्या लेते हो, एक स्प्रिंग लेते हो, मास लेते हो, और इसको आप कंप्रेस करते हो एक डायरेक्शन में, तो फिर इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं, और उसमें आप ये कहते हो कि F इक्वल टू माइनस EX। फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप हाफ CX स्क्वायर बताते हो। ये तो बताते हो, याद है कि नहीं, कि पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से, हैं? कितने लोगों को पता है, बताएं? पता है आपको? हाफ CX स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एम्पलीट्यूड अगर A है तो मैक्सिमम U जो होती है वो हाफ CA स्क्वायर। और इसका जो वेरिएशन होता है पैराबोलिक होता है, ये कर्व में, कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब x इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो मीन पोजीशन में होगा डिस्प्लेसमेंट, सपोज करते हैं ये मीन पोजीशन है, कंप्रेस होके यहाँ तक जाता है और यहाँ तक जाता है। तो जब x इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर हम यहाँ पे ये मीन पोजीशन ले लें, ये किनारे समझो, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किनारों पे होगी। ऐसा कर्व बनता है, ये कर्व भी पहचान लीजिए, आपने प्लॉट किया है कि अगर हम x एक्सिस पे, u को y एक्सिस पे। जबकि काइनेटिक एनर्जी का कर्व अगर आप बनाएंगे इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी आप कहते हो हाफ m v स्क्वायर होगी, और v को कहते हो आप a ओमेगा कहते हो, मैक्सिमम की बात करो। और अगर आप a नहीं लोगे तो x डिस्प्लेसमेंट पे x हो जाएगी, यही तो आप करोगे। तो उसमें v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये हम ठीक से डिस्कस करेंगे, टाइम को मैं देख रहा हूँ। तो ये जो उसका कर्व है वो मैं बता सकता हूँ। इसमें ये एनर्जी इस तरीके से वेरी करती है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी कर्व कहलाएगा। और ये जो हमने पहले प्लॉट किया है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाएगा। और अगर हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दें तो चूंकि दोनों का सम कांस्टेंट होता है, तो ये टोटल एनर्जी जो कि कंजर्व रहती है, ये टोटल एनर्जी। तीन चीजें हमने एक ही ग्राफ में प्लॉट करी है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर एनर्जी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा रखी है, और इधर हमने काइनेटिक एनर्जी दिखा रखी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कर्व ये है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये है, और काइनेटिक एनर्जी कर्व ये डॉटेड जो हमने दिखाया है ये काइनेटिक एनर्जी कर्व है। ये मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम। तो ये
आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, और इसको आपको करना है। बॉडी अर्थ सिस्टम भी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें कोई बॉडी को आप उछालोगे mgh और हाफ mv² का, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, शायद हर बच्चा 9-10 में भी पढ़ता है, इसलिए आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। जो ग्रेविटेशन के अंतर्गत जो गति होती है mgh और हाफ mv², और उसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसमें भी k + u कांस्टेंट होता है, k माने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब नीचे होती, जब फेंकते हो तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, माने काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो जीरो वेलोसिटी उसकी हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है। और उसके बाद फिर ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से फिर नीचे की ओर आता है और लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाती है। ये आपने पढ़ा है। उसके बाद कुछ सम्स दिए हैं जो कि आपको स्वयं करने होंगे, और मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इतना आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दिया हुआ है। कुछ और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह पढ़ेंगे तब वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिलहाल आपने आज एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश की। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है इस भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चलाने में एग्जिस्ट करता है। हर बॉडी के अंदर एक रेस्ट में या रेस्ट मास एनर्जी भी होती है जो = mc² से कहते हैं, और जो मैटर का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी एनर्जी छिपी होती है जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस एनर्जी जो होती है उससे उसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के वजह से, उसके अराउंड वहाँ भी एनर्जी होती है। फिर वही एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो जाते हैं जिससे कि वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से पदार्थ की रचना होती है। और जब पदार्थ एग्जिस्ट करता है तो पदार्थों के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, और जो सबसे बड़ा इंटरेक्शन है वो किन्हीं दो मास के रूप में होता है। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में आप जानते हैं, Gm1m2/r²। जब बहुत बड़ा मास होता है तो वो दिखने लगता है, जब छोटा मास होता है तो बहुत छोटा सा मास लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में दिखाई नहीं देता हम लोगों को, लेकिन होता है। उसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम निकलता है। इसके अलावा मतलब जो भी है इंटरेक्शंस जो होते हैं, 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं, उसी से इस सृष्टि की रचना हुई है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो कहेंगे अबे उससे हमें क्या लेना देना, न्यूक्लियस चुपचाप बैठा रहता है अंदर छुपा हुआ, दिखाई भी नहीं देता, बहुत छोटा होता है, उसको हमें क्या जानना है। जबकि आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो छोटा सा न्यूक्लियस, उसी की वजह से बॉडी का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो आप निगलेक्ट करते हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें तीनों टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। इसको बंद कर दीजिए। तीनों